खत्री जी, इस हाँ बात को हम हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं कि कानूनी नजर से किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को। हाँ ऋषिपाल सर। रफी जी, कानून में जो चीटिंग या डिसीविंग जो होती है, धोखा देना होता है, उसको साबित करने की बड़ी फाइन लाइन होती है, बड़ी पतली लाइन होती है साबित करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि किस व्यक्ति ने चीटिंग करी है। तो इम्पोर्टेंट है कि तुम चीटिंग जब हम साबित करते हैं, हम तब साबित कर पाते हैं कि एक व्यक्ति ने कोई ऐसे फैक्ट या ऐसी बात कही जो कि ऑलरेडी फॉल्स थी, झूठी थी, और बाद में पता लगा कि जिस व्यक्ति ने उस और कोई व्यक्ति उस आधार पर अपनी प्रॉपर्टी को, मनी को, रुपीस को ट्रांसफर कर देता है उस भरोसे के ऊपर, और वो अल्टीमेटली झूठी होती है, तो हम उसको चीटिंग कैटेगरी में मानते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से कोई प्रपोजल दिया गया दीपक शर्मा को, और दीपक शर्मा ने उसके बाद उस प्रपोजल से पेमेंट लगाई और पेमेंट किसकी वजह से डूब गई, तो चीटिंग होना और किसी पैसे की अदायगी होना, ये दोनों अपनी अलग अलग बातें हैं। आपने पैसा दिया, दूसरे व्यक्ति पैसा नहीं दे पा रहा, किसी वजह से पैसा नहीं दे पा रहा, तो वो सिविल रिकवरी का दावा बनता है। लेकिन जब आपको चीटिंग साबित करनी होती है, तो आपको ये साबित करना होता है कि जिस तरह से जिस समय पहले पैसा लिया गया, तो सारे झूठे प्रलोभन दिखाए गए, सारी झूठी बातें दिखाई गई, वो बातें की एविडेंस में थी नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं था, तब जाके साबित हो पाता है कि चीटिंग होती है। जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया कि 4 महीने पहले जो है उन्होंने कंप्लेंट दी थी। आजकल आपको मालूम है दिल्ली या शहर, बाकी जगह शहर में जब चीटिंग कंप्लेंट होती है, तो ऐसा नहीं कंप्लेंट आपने दी और एफआईआर दर्ज हो जाती है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है चीटिंग केस के अंदर। जब प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद जब प्राइमरी फैक्ट प्रूव होता है कि हाँ ये इसमें लगता है कि चीटिंग हुई है, तब उसमें एफआईआर होती है। तो हाँ, तो ऋषिपाल सर, इसमें मामला ऐसा ही है कुछ, जब ये 4 महीने पहले जब लिखित में शिकायत दी गई, तो उसके बाद जो जांच का, जो इन्वेस्टिगेशन का जो समय था, उसमें सहयोग नहीं किया रौनक गुलिया ने और अंकित गुलिया ने। उन्होंने एक बार भी पुलिस की इस जांच को इम्पोर्टेंट नहीं माना, और 3 से 4 महीने बीत जाने के बाद एक तरीके से कह सकते हैं कि एक जेलर को भी इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, खुद विक्टिम होने के बावजूद भी उनको अपनी एफआईआर करवाने में भी 3 से 4 महीना लग गया। और जब वो एफआईआर दर्ज हो गई, तो मीडिया के लिए चर्चित खबर बन गई। देखिए रफी जी, कानून के समक्ष एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, चाहे वो जेलर हो, चाहे वो वहाँ जेल में कोई पियोन हो, जो व्यक्ति है सबके लिए कानून बराबर है। और अगर मान लीजिए किसी तरह से आप अपनी रसूख का इस्तेमाल करके पुलिस से एफआईआर दर्ज करा भी लेते हैं, तब लेकिन जब मामला कोर्ट के अंदर जाता है, तो वहाँ पर सबूतों के आधार पर जज ये देखता है कि आपने जो सबूत दिए, क्या उन सबूतों से साबित होता है कि वो चीटिंग हुई या नहीं हुई। क्योंकि 2 इम्पॉर्टेंट बातें नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जिसमें कहा गया है कि जो सिविल दावे होते हैं, सिविल रिकवरी होती है, उनमें बहुत टाइम लगता है, बहुत साल लगते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, सिविल रिकवरी के दावों से बचने के लिए सिविल दावे डाल देते हैं, जिससे दबाव बनता है पार्टी के ऊपर, और वो पैसे जो है आ जाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तफ्तीश का विषय है, पुलिस तफ्तीश करेगी। और ये साबित, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे कि लेने वाले ने आपको ऐसे फैक्ट, ऐसे तथ्य, ऐसी बातें बताई जो कभी अस्तित्व में थी नहीं, जो झूठी थी, तब तक चीटिंग वाला जो एस्पेक्ट है वो साबित नहीं होगा। एक सिविल रिकवरी है, आपने पैसे दिए, दूसरे पैसे दिए। ठीक है ऋषि भाई, एक सवाल और आपसे लूंगा। सवाल ये है कि जैसे अभी आपने बताया, इस आधार पर एक सवाल मेरे जहन में आता है कि जब फरवरी के महीने में रैपिड न्यूट्रिशन कंपनी का एक ब्रांड बना और एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उस प्रोडक्ट लॉन्च के प्रोग्राम में दीपक शर्मा वहां पहुंचे, और उसी प्रोग्राम में ही ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए उसी प्रोडक्ट में ही इन्वेस्ट करने की बात की गई, और उसी प्रोडक्ट को लेकर सारा इन्वेस्टमेंट हुआ। और दूसरी तरफ रौनक गुलिया इंस्टाग्राम पे जो वीडियो डालती हैं, और जो मैंने भी खुद बात की, उसमें उन्होंने बताया कि यह कंपनी तो बंद हुए महीनों हो गए, मतलब एवरेज 6-7 महीना तो कंपनी को बंद हुए हो गए, और 6-7 महीने तो खुद
6 महीना पहले तो खुद दीपक शर्मा उनसे मिले हैं, इस कंपनी के नाम पर वो मिले हैं, इसी कंपनी के प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पे मिले हैं, इसी लॉन्चिंग के ब्रांड एम्बेसडर बनने की बात हुई थी, इसी प्रोडक्ट को लेकर रैपिड न्यूट्रिशन को लेकर ही इन्वेस्टमेंट किया गया। और रौनक गुलिया कहती हैं कि वो कंपनी तो बंद हुए काफी टाइम हो गया और उसकी जो वेल्थ वैल्यू है वो 20 लाख से तो ऊपर की नहीं है, तो 51 लाख रुपए कैसे लगा दिए? तो ये तो धोखा नहीं नजर आता इसमें। नहीं, बिल्कुल आपकी बात, आपने जो तथ्य कहे हैं वो सारे के सारे तथ्य जो जांच का विषय है, पुलिस उन सारे तथ्यों पर जांच करेगी। जो वो बातें कही, जो मीडिया में बातें कही जाती हैं, उनका अपने आप में ज़्यादा महत्व नहीं होता। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, उस इन्वेस्टिगेशन में जो स्टेटमेंट देते हैं उसके आधार पर पुलिस जो है जांच करती है। आपने प्रमुख जो सवाल उठाए हैं मुख्य तौर पे उन सब पे विषय पे जांच होगी, और अगर वो उनका सवाल का जवाब नहीं दे पाए या जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से जवाब होंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है वो दीपक शर्मा ठगी का शिकार लगते हैं। और कोर्ट जो है उसके हिसाब से सबसे पहले तो अभी देखते हैं कि पुलिस अपनी तफ्तीश में क्या साबित करती है कि चीटिंग हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद जो है कोर्ट में मसला जाएगा कि उसके बाद फिर बहस होगी कि भाई ये सिविल रिकवरी का दावा है या मान लीजिए कोई चीटिंग का है। दोनों बातें, केवल पैसा देना हर चीटिंग नहीं है। एक आदमी ने पैसा दिया और जिसको दिया वो नहीं वापस दे पा रहा, ये चीटिंग नहीं है। चीटिंग आपको पहले बताया कि ऐसे बातें बताना जो कि आपने अपने एग्जाम्पल में देखिए बताया कि ये वाले फैक्ट है, अगर ये फैक्ट है तो निश्चित रूप से जो है मजबूत रहेगी। तब उस स्थिति में चीटिंग होती है। एक और सवाल लूंगा कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो 420/34 के तहत हुई है, इसमें क्या कार्रवाई होना बनती है? 420 जो चीटिंग होती है, चीटिंग, और 34 का मतलब होता है कॉमन इंटेंशन। जब जी ऋषिपाल जी से हमारा नेटवर्क संपर्क टूट रहा है। वकार भाई, हाँ ऋषिपाल जी आ गए। हाँ सर, आप बता रहे थे, कुछ अपनी बात पूरी करें। ऋषिपाल जी चले गए। मैं अपने बाकी और पैनलिस्ट से यह कहना चाहता हूं कि अगर इस पर अगर आपको कुछ और सुझाव या कोई राय देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी का मामला है और लाखों लोग इनको फॉलो करते हैं, और जब सेलिब्रिटी के संग इस तरह का होता है तो आम इंसान पर एक बड़ा असर देखने को मिलता है कि जब बड़ों के संग इस तरह की चीजें हो रही हैं तो आम इंसान की हैसियत क्या है। जब तिहाड़ जेल के जेलर को ठगी का शिकार होना पड़ सकता है तो हम लोग क्या चीज हैं, और उसके बावजूद, इतना संघर्ष के बावजूद भी तो किसी पे भरोसा और विश्वास करना अपने आप में सवाल सा खड़ा हो जाता है। तो ऋषिपाल जी, मेरा यही सवाल था, 420 और 34 की जो धारा लगी है इस पे कार्रवाई क्या कार्रवाई होती है इस पे? ठीक है, 420 जो है 420, जिसको हम इस समय जब तक हमारा नया संविधान, जो हमारा नया कानून बनना नहीं आ जाता, तब तक 420 जो है हम उसको चीटिंग के रूप में ही परिभाषित करते हैं। धारा 34 जो होती है कॉमन इंटेंशन होती है। जब एक से ज़्यादा व्यक्ति मिलके और कोई भी अपराध करते हैं तो और उनकी इंटेंशन कॉमनली होती है तो 34 धारा लगती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 420 जो धारा है इसके अंदर सजा जो है 7 साल तक की सजा है, और ऐसे मामलों के अंदर जो है गिरफ्तारी जो है आसानी से नहीं होती। अरनेश कुमार का जजमेंट है और अंटिल का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के जजमेंट से इनके अंदर ऑलरेडी ये कहा गया कि 7 साल तक के अपराध जो है उनमें नोटिस दिया जाए, और उसके अंदर जब तक आपको लगता है कि भाई ठीक है अपराध साबित हो रहा है, बात की बात है, जब तक आपको गिरफ्तारी की आवश्यकता ना हो, कि आप अपने केस को चलाने के लिए बिना गिरफ्तारी के केस नहीं चल सकता, तब तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता। अल्टीमेटली जो है वो उनको बेल आसानी से ऐसे में मिल जाती है, और कोर्ट साबित करता है कि जो सही क्या है, गलत क्या है, और चीटिंग हुई है नहीं। ठीक है, मैं अब एक बार तमाम पैनल से एक एक सवाल लूंगा, चर्चा को फिर खत्म करेंगे। सवाल मेरा ये है, वकार भाई सबसे पहले आपसे है, फिर खातिरी जी हैं, रिजवान भाई हैं, अमजद भाई हैं। सवाल मेरा ये है कि दीपक शर्मा जो एक अच्छी सेलिब्रिटी है, जेलर है, क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने शिकायत की होगी उस शिकायत में आपको कितना % लगता है कि सच्चाई है और कितना % लगता है कि ये कोई और मामला है? देखिए रफी भाई, मुझे जहां तक लगता है इसमें कुछ न कुछ राज है।
दीपक शर्मा जी ने जो शिकायत की, क्योंकि यहाँ पे दो सेलिब्रिटी हैं और ऐसा तो नहीं कहीं रौनक गुलिया जी एक सेलिब्रिटी है, एक सच्ची लोकप्रियता पाने के लिए इस मुद्दे को कहीं ना कहीं, या आपस में उनके हस्बैंड और वो कहीं ना कहीं आपस में दोस्त हैं और उनको बीच में, हालांकि दोषी रौनक गुलिया जी भी हैं क्योंकि वो सारी मुलाकात शुरुआत वहीं से हुई है, मुलाकात उन्हीं ने करवाई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये लोकप्रियता पाने के लिए तो कुछ नहीं किया गया या आपस में डिस्प्यूट है इनका, क्योंकि एक उनका भी अच्छा नहीं, क्योंकि एक रौनक गुलिया जी कह रहे हैं कि उनके हस्बैंड एक सटोरी है, 2 नंबर का काम करते हैं और एक जेलर से ताल्लुका, जेलर को भी इतना तो पता होगा जब इतनी बड़ी वो डीलिंग कर रहे हैं कि मैं किसके साथ डीलिंग कर रहा हूं, कि उनका नेचर क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सब सोचने वाली बातें हैं। इस पे बहुत ये जांच का विषय है और जांच बहुत जरूरी है।